CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 7, जिसका शीर्षक है नगर प्रशासन, पृष्ठ 65 से पृष्ठ 74 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 7, नगर प्रशासन, पृष्ठ 65। एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं। यहां के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल होते हैं। यहां बहुत ज्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पृष्ठ पर शहर की एक गली का चित्र दिखाया गया है, जिसमें कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो रिक्शे पर सब्जी बेचने वाले से कुछ लोग सब्जी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी, जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था। इसीलिए उसने इस उम्मीद से कि वो कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम ये नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वो उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? पृष्ठ 66। माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी मां को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की मां ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए। वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थीं और माला की मां से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। माला बोली,
हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें बच्चे यास्मीन खाला से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यास्मीन खाला उन्हें नगर निगम के बारे में समझा रही हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैलें। ये स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। ये बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहां नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। इस पृष्ठ पर दाईं ओर नीचे आपसे एक कार्य करने को कहा गया है। क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? 1, 2, 3, 4। पृष्ठ 67। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहां बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थीं, तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहां बनेगा। शहर को अलग-अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। इस पृष्ठ पर दाहिनी ओर ऊपर दो नीली रेखाओं के बीच आपसे कुछ रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। इन वाक्यों के खाली स्थान भरिए। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को रिक्त स्थान कहते हैं। शहर विभिन्न रिक्त स्थान में बटा हुआ होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को रिक्त स्थान कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो रिक्त स्थान को प्रभावित करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक रिक्त स्थान वर्ष में होते हैं। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों रिक्त स्थान। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर
बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वो कभी सोचना बंद ही नहीं करती। पृष्ठ 68। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थीं, क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे हरे रंग के बक्से में नगर निगम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। नगर निगम को पैसा कहां से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम ये राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर यानी टैक्स से आता है। कर वो राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं, उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर, उतना ज्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है, उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं, तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा, तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा। हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वो अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है, वो जाता कहां है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है।
जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों, चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। इस पृष्ठ पर एक चित्र में एक कबाड़ी वाले के यहां पुनर्चक्रण को दिखाया गया है। पुनर्चक्रण कोई नई चीज नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज थीं। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है। उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गईं। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगीं। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी ये थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सकें। पृष्ठ 70। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं हैं। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे हरे रंग के बक्से में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या-क्या बदला है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वो ये है
कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं, तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। इस पृष्ठ पर दाईं ओर बीच में दो हरी रेखाओं के बीच में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थीं? आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो गंगाबाई ने क्या कहा? यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वो अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। पृष्ठ 71। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला, बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो दो कूड़ेदान हैं, वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, ये तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छंटाई कर देते हैं, तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। इस पृष्ठ पर बीच में हरे रंग के बक्से में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए, उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं,
तो क्यों? चर्चा करें। क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके करों से ही सड़कें, पुल, पार्क एवं गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है? अपने परिवार में इस बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाले 3 अन्य लाभों की सूची बनाइए। 1, 2, 3। पृष्ठ 72। अभ्यास। 1। बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए? 2। नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखिए। 3। नगर निगम पार्षद कौन होता है? 4। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों? 5। नगर निगम अपने काम के लिए धन कहां से प्राप्त करता है? 6। चर्चा कीजिए। इन चित्रों में कूड़ा इकट्ठा करने व उसको ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियों को देखें। चित्र 1। चित्र 2। क। आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? ख। पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया गया है, उसमें क्या-क्या जोखिम हैं? ग। क्या आप सोचती हैं कि जो लोग नगर निगम में काम करते हैं, उनके पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधाएं क्यों नहीं हैं? 7। शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं, दूसरे के घरों को साफ रखते हैं। उसी तरह बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं और शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इसके बावजूद जिन बस्तियों में वे रहते हैं, वहां काफी गंदगी होती है। इसका कारण ये है कि इन बस्तियों में पानी एवं सफाई की सुविधा विरले ही होती है। नगर निगम इसके लिए अक्सर बस्तीवासियों को ही दोषी ठहराती है कि जिस जमीन पर वे गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं, वो उनकी नहीं होती और न ही वे सरकार को कोई कर देते हैं। जबकि मध्य वर्ग के रिहायशी इलाकों में पार्क बनाने, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करने और नियमित कूड़ा जमा करने आदि के काम पर जितना नगर निगम खर्च करता है, उसकी तुलना में वहां रहने वाले लोग बहुत कम कर देते हैं। पाठ में भी आपने पढ़ा है कि नगर निगम को संपत्ति कर से कुल 25 से 30% ही आय होती है। क्या आपको लगता है कि निगम को बस्तियों की सफाई पर ज्यादा खर्च करना चाहिए? ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्यों जरूरी है कि शहर में नगर निगम जो सुविधाएं धनी व्यक्तियों को मुहैया कराता है, वही गरीबों को भी मिलें? पृष्ठ 74। इस पृष्ठ पर दिखाए गए चित्र को देखें। इस चित्र में एक सफाई कर्मचारी कूड़ा इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस चित्र के दाहिनी ओर एक चश्मा बना हुआ है और उस चश्मे के 2 गोल फ्रेम हैं, गांधी जी के चश्मे के जैसे। उन दोनों गोल फ्रेम के बीच में पहले गोल फ्रेम में लिखा है स्वच्छ और दूसरे गोल फ्रेम पर बीच में लिखा है भारत, और इन दोनों फ्रेम को जोड़ने वाली जो डंडी है, उसमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिखाया गया है और इसके नीचे लिखा गया है, एक कदम स्वच्छता की ओर, 2 अक्टूबर 2014। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए
स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। आपके इलाके में नगर पालिका या पंचायत द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें। एक पोस्टर तैयार करें और इसे अपने स्कूल में प्रदर्शित करें। इसी के साथ 9 अध्यायों की इस पुस्तक का 7वां अध्याय यहां समाप्त हुआ।